हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6001। कहीं पर ये 601 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन यानी कानूनों का निर्वचन। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। अब से पहले मैं आपके और क्वेश्चन कराए थे, बीच में ये 10 रह गया था। इसको मैंने जानबूझकर नहीं कराया था क्योंकि आपका ना रिदम बनाना था। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, सजाती अर्थान्वयन का अर्थ बताइए। एजुस्डम जेनेरिस। ठीक है, जेनेरिस्ट या जेनेरिस इस नाम से ये आता है। अगर किसी स्टूडेंट का सेम मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना। आपको सबसे पहले अपना एक्ट यानी कि अपना सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद अपना सिलेबस देखना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके जो आने की जो संभावना है वो 70% से लेकर 80% तक बनी रहती हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर आपका 10 नंबर और 20 नंबर दोनों फॉर्मेट में आता है। बहुत ही कम चांस रहते हैं, 1% चांस जब ये 4 या 5 नंबर में आए, नहीं तो अधिकतर ये आपका 10 और 20 नंबर में आता है। अब से पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जब आप देखोगे वहां पर आपको सैम, कोड और आपको एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन करना है लॉ से रिलेटेड तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे बात कर सकते हो। प्लीज कॉल ना कीजिएगा। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं और वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आपको हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, सजाती अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं? मार्गदर्शक निर्णयों की सहायता से वर्णन कीजिए। उत्तर है, सजातीय अर्थान्वयन का अर्थ एजुस्डेम जेनेरिस। अभिव्यक्ति, देखो अभिव्यक्ति का अर्थ समझते हैं पहले। अभिव्यक्ति होती क्या है? अभिव्यक्ति क्या होती है? किसी भाव, विचार, उनको जो है खुलकर बताना, उनको खुलकर व्यक्त करना। ठीक है, एजुस्डेम जेनेरिस का अर्थ है उसी प्रकार का है जिस प्रकार का अभिव्यक्ति का अर्थ है। अभिव्यक्ति क्या है? हमारा विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को क्या है? खुलकर बताता है। ठीक है, उसी प्रकार से एजुस्डेम जेनेरिस का अर्थ है साधारणता, साधारण शब्दों को दूसरे शब्दों की भांति उनके प्राकृतिक अर्थ में सही में ही समझना चाहिए। देखो यहां पर बोला है कि साधारणता, साधारण, सबसे पहले किसी भी शब्द को, जैसे कि हम लॉ पढ़ रहे हैं या विधि पढ़ रहे हैं, जब हम उसके आधार पर हम किसी में निर्णय देते हैं और जब हम अपनी विधि को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका वही अर्थ लगाना चाहिए जिस अर्थ के लिए वो, जिस अर्थ को वो व्यक्त करती है। हमें उसका दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए तब तक हमें पहले का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, जैसे कोई एक शब्द है, उसकी जो मीनिंग है या अर्थ है हमारी समझ में आ रहा है तो हमें दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें कहीं डाउट है या कोई शंका है या त्रुटि नजर आती है तो हम दूसरा अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। साधारणता, साधारण शब्दों को दूसरे शब्दों की भांति उनके प्राकृतिक अर्थ में ही समझना चाहिए जब तक कि संदर्भ दूसरा अर्थ लेने को बाध्य ना करे। देखो यहां पर फिर पॉइंट क्लियर करा है, जब तक कि वो हमें दूसरा शब्द लेने के लिए बाध्य ना करे। भाई दूसरा शब्द लेने के लिए कब बाध्य करेगा? जब पहले का अर्थ हमें सटीक नहीं मिलता हो या वो हमारी समझ में नहीं आता हो या जिस केस में हम उसे लगाना चाहते हैं वहां पर वो उपयोग नहीं होता हो। या इस प्रकार से हो सकता है जब हम कोई विधि लगाते हैं और विधि के अंदर हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं, उस शब्द का अर्थ लोग गलत तरीके से लगाते हैं तब भी उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था आपको कुछ समय पहले, उसमें सुगंध वाला कराया था, मतलब एक एग्जाम्पल था सुगंध। तो सुगंध का मतलब क्या होता है? महक ही होता है। क्या होता है? महक।
यानी कि विधि बनाई गई थी इस प्रकार की, जितने भी सुगंध वाले प्रोडक्ट हैं, सामान हैं, उन सभी के ऊपर क्या है, टैक्स लगेगा। ठीक है, जितने भी सुगंध वाले हैं, आपका साबुन हो, चाहे आपका कॉलगेट हो, या आपका टूथपेस्ट हो, कॉलगेट तो एक नाम हो गया, टूथपेस्ट जो भी है आपका, या आपका इत्र हो, सबके ऊपर क्या है, टैक्स लगेगा। ये विधि कहती है। लेकिन कुछ लोगों ने इस विधि कह रही है सुगंध, लेकिन इस सुगंध का कुछ अलग अर्थ निकाला। अब जो हमारी धूप बत्ती होती है, जो पूजा करते हैं, और जो हमारी अगरबत्ती होती है, भाई ये भी महक देती हैं, लेकिन लोगों ने क्या बोला कि इस पे भी टैक्स लगना चाहिए, लेकिन ये क्या है, टैक्स फ्री होती हैं। ठीक है, तो यहां पर सुगंध का मतलब ये है जो बड़े प्रोडक्ट है, ठीक है, उन पर टैक्स लगेगा, ना कि इसके अंदर धूप बत्ती या अगरबत्ती आपकी आएगी। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसमें आपका कागज वाला। कागज हमारा पढ़ने, लिखने, पैकिंग, इन सभी कार्य, अन्य कार्यों के लिए उपयोग होता है, और कागज पे क्या था, टैक्स। वहीं पर बात आ रही थी कार्बन कागज। क्या कार्बन कागज पे भी हमें टैक्स देना पड़ेगा? भाई पीछे क्या लिख रहा है, कागज, लेकिन ये क्या है, कार्बन, जो एक शब्द को दूसरे शब्द में ट्रांसलेट कर देता है, मतलब सॉरी ट्रांसलेट नहीं करता, उसे कॉपी करता है। ट्रांसलेट शब्द गलत है, क्या है, कॉपी करता है। जो अभी कार्बन होते हैं जो ब्लू और ब्लैक कलर के आते हैं, जैसे हम ऊपर कुछ लिखते हैं, सेम टू सेम नीचे छप जाता है, उसे कहते हैं दृश्य। सही, सदृश्य, ये बिल्कुल सेम टू सेम वो छाप देता है, तो उसको कहते हैं कार्बन कॉपी। एक बार और आपको पुनः मैं दिखा देता हूं, ये होती है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इस पे क्या था, टैक्स नहीं था, टैक्स नहीं था। तो यही बात बोली है कि जो विधि अपना कानून बनाती है, उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग करती है, लेकिन आप उसका अर्थ जो है गलत निकालने लगो। पहले तो आपको सही निकालना है, लेकिन सही अर्थ आपका सटीक नहीं बैठता है, तब आपको अधिकार है आपका दूसरा अर्थ निकालने का। जैसे कागज इन्होंने बोला, लेकिन कागज आपको समझ में ना आए या वो किसी पे सटीक ना बैठे, तो उन परिस्थितियों में आप उसका दूसरा अर्थ निकाल सकते हो। उसी प्रकार से सुगंध शब्द जैसे विधि में दिया, और इसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आता हो, तब इसका दूसरा अर्थ निकालने का प्रयास करोगे। नहीं, पहली बार में ही तो आपको समझ में आ गया, सुगंध यानी महक, कागज यानी जो हमारे लिखने, पढ़ने या पैकिंग के काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपना पॉइंट क्लियर करते हैं। साधारणतः साधारण शब्द को दूसरे शब्दों की भांति उनके प्राकृतिक अर्थ में ही समझना चाहिए। मतलब उसे दूसरे शब्दों की तरह तुलना ना करो, उसे प्राकृतिक अर्थ में, जो उसका अर्थ है उसी अर्थ में प्रयोग करो, जब तक कि संदर्भ दूसरा अर्थ लेने को बाध्य ना करे। हमें तब तक दूसरे शब्द लेने की अनुमति नहीं है, तब तक उस शब्द को दूसरे शब्द को लेने के लिए हमें प्रकृति बाध्य ना करे। ठीक है, परंतु जब एक साधारण शब्द का प्रयोग एक सुस्पष्ट कोटि के शब्दों के पृष्ठ में किया गया हो, तो साधारण शब्द को भी उस सुस्पष्ट कोटि की सीमित अर्थ में निर्वचित किया जा सकता है। अब बात यहां पर आती है, पहले इसे एक्सप्लेन करता हूं। शब्द का जो अर्थ समझते हैं, समझना चाहिए। मतलब कोई शब्द विधि के अंतर्गत है और उसका हमें अर्थ एक बार में ही पता चलता है, तो हमें उसका दूसरा अर्थ नहीं लेना है, समझना चाहिए नहीं, और उसका अर्थ सही न रहे तब दूसरा अर्थ निकालना चाहिए या खोजना चाहिए। ये बात हमने क्लियर कर दी है। अब बात कही है शब्द उच्च कोटि का है, सही ना हो या ना बैठने पर, मतलब जो हम जहां पर उसे लागू कर रहे हैं, एक तो सही नहीं है, क्या सही नहीं बैठता है, तो उस स्थिति में अर्थ सीमित किया जा सकता है, उसका जो अर्थ है सीमित किया जा सकता है। लेकिन एक बात और बोली है इन्होंने, कोई छोटा शब्द है, भाई कहते हैं ना ये छोटा शब्द है, ये बड़ा शब्द है, मतलब इसकी जो पावर है ये हल्की है, इसकी पावर थोड़ी ज्यादा है शब्द की। ठीक है, कोई निम्न कोटि का शब्द है, लेकिन उसका जो अर्थ है बिल्कुल सटीक बैठता है, तो आप उच्च कोटि के शब्द को नहीं ले सकते हो। तब तक वो उच्च कोटि के स्थान पर अगर छोटा ही शब्द काम करता है, यानी उसका जो अर्थ है, जैसा कि यहां पर हमने लगाया था, जैसे सुगंध था, इस सुगंध को आप क्या समझो, एक छोटा शब्द समझो। ठीक है, छोटा शब्द। ठीक है, और सुगंध के आधार पर हमने क्या है,
विधि बनाई, और विधि किस पर थी? जो सुगंध देते हो उसके आधार पर। अब हमने इसका उच्च शब्द मानो, उच्च कोटि का जो अर्थ है वो है क्या है? महक। उच्च कोटि का अर्थ क्या है? महक। अब महक के आधार को हम तब लेंगे जब हमारा सुगंध से कोई क्वेश्चन, मतलब सुगंध से कोई विधि हमारी लागू नहीं होती हो। तो हम सुगंध से ही समझ गए, तो हम महक यानी कि, और ये क्या है? सटीकता दे देता है हमारे अर्थ में। भाई सुगंध को लोग नहीं समझ पाते हैं, तो महक को सभी लोग समझ पाते हैं। तो ये क्या है? छोटा शब्द, और ये क्या है? बड़ा शब्द। तो अगर छोटा ही शब्द कार्य कर रहा है तो इसका बड़े अर्थ को लेना उचित नहीं है। किया जा सकता है, साधारण शब्द पूर्ववर्ती विशिष्ट अभिव्यक्तियों से अपना अर्थ लेता है। जो साधारण यानी छोटा जो शब्द होता है, पहले बात जब हम कोई विधि का निर्माण करते हैं, जो विधायन विधि का निर्माण करती है, जब वो शब्दों को लेती है या चुनती है तो वो पूर्व विधि का सहारा लेती है, पूर्व अभिव्यक्तियों का सहारा लेती है। उसके विचार, अभिव्यक्ति क्या ये सटीक हैं, इसके भाव क्या है, क्लियर रहेंगे, तो वो पहले का सहारा लेती है। उसके बाद ही वो नया शब्द उसमें गढ़ती है या लगाती है, नहीं तो वो पहले के शब्द को ही चुनती है। और दूसरा अर्थ निकालने का प्रयास तब किया जाता है जब पहला शब्द हमारी समझ में नहीं आता है। सुस्पष्ट कोटि के विशिष्ट शब्दों द्वारा ऐसा करने के लिए अपना आशय स्पष्ट कर दिया है किसने? विधायिका ने। ठीक है, आगे चलते हैं। यह सिद्धांत कम साधारण शब्दों के पृष्ठ में प्रयोग किए गए साधारण शब्दों पर लागू होने तक ही सीमित है। अगर साधारण शब्द है और वो कहीं प्रयोग हो रहा है तो हम उसे प्रयोग किए करेंगे। और दूसरी बात और अपना बता देता हूं, जहां पर हमारा 1 रुपये से काम चल रहा है वहां 1 रुपये से काम चलाएंगे, जहां पर 10 की जरूरत है वहां पर 10 खर्च करेंगे। उसी प्रकार कम साधारण शब्द है और उसी के जरिए से हम अपने निर्णय पर पहुंच रहे हैं या उसके आधार पर हम निर्णय दे पा रहे हैं, तो हमें उच्च कोटि के शब्द की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, यदि विशिष्ट अभिव्यक्तियों एक सुस्पष्ट कोटि में नहीं आती हैं तो इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। इस कारण यदि कोई सुस्पष्ट कोटि नहीं बनती और इसलिए ऐसे में सजातीय अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता। जब एक शब्द को आधार पर हम कोई निर्णय देने जा रहे हैं और उसका साधारण अर्थ ही सही बैठता है तो हम दूसरा अर्थ नहीं लेंगे, ठीक है, और उसका अर्थान्वयन करने की चेष्टा नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये सुगंध और महक 2 शब्द निकल के आए हैं, इन दोनों के अर्थ पर अगर कोई केस डालता है, ठीक है, तो उसको स्वीकार भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है? सजातीय हैं, एक के ही अर्थ हैं। एक छोटा शब्द है यानी निम्न अर्थ है और एक उच्च कोटि का अर्थ है। आगे चलते हैं। परंतु अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं जिनमें केवल मात्र एक शब्द की कोटि मानकर इस सिद्धांत के आधार पर सीमित अर्थ देकर निर्वचन किए गए हैं। मतलब कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं, ऐसे पॉइंट भी सामने आए हैं जहां पर छोटे शब्द को आधार मानते हुए ही उनका निर्वचन करते हुए निर्णय दिए गए हैं। यदि प्रयोग किए गए विशिष्ट शब्दों से एक संपूर्ण कोटि समाप्त हो जाती है तो इसका अर्थ सही है। अगर छोटे शब्द के प्रयोग करने से ही जो उच्च कोटि का शब्द है जिसका अर्थ व्यापक है, अगर उसका ही अर्थ समाप्त कर देता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटे अर्थ को ही उपयोग करेंगे। कि विधायिका का आशय किसी और विस्तृत अथवा बड़ी कोटि से था जिसको खोजने का प्रयत्न न्यायालय करेगा। अब यहां पर एक बात बोली है, जैसे यहां पर जो सुगंध है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है हमने, सुगंध जो शब्द है, या हमने ये यहां पर जो कागज शब्द लिया है, विधि में ये हमारे विरोधी है कि अगर सुगंध शब्द आएगा तो वहां पर टैक्स लगेगा और कागज शब्द पे, मतलब कागज होगा कहीं तो वहां पर टैक्स लगेगा। अब विधायिका ने क्या है? विधि बना दी, सुगंध और कागज 2 शब्द वहां पर जोड़ दिए कि इन पे क्या है? टैक्स रहेगा। अब इसके अंतर्गत, सुगंध के अंतर्गत और कागज के अंतर्गत क्या आते हैं, ये न्यायालय का काम है। वो बारीकी से जांचने का, उसमें निर्णय देने का न्यायालय का काम है, ठीक है। दूसरी बात, अगर विधायिका को किसी उच्च शब्द से या निम्न शब्द से
कोई संबंध बनाना होता या कोई अंतर स्पष्ट करना होता तो वो विधि में ही दे देती। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि भाई हमने मोटा मोटी यहां पर सुगंध और कागज शब्द दे दिया है, आप इसमें जो भी पॉइंट है न्यायालय अपने आप देखेगा, उसकी जांच करेगा। ठीक है, जिसको खोजने का प्रयत्न न्यायालय करेगा। आगे चलते हैं। सजातीय अर्थान्वयन का सिद्धांत सार्वत्रिक लागू करने का सिद्धांत नहीं है। सजातीय अर्थान्वयन, देखो यहां पर बोला है जब एक ही शब्द के या एक ही विधि के दो अर्थ निकलते हो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो उसको लागू करने का कोई सिद्धांत उपयोगी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उसे लागू ही करेंगे। सजातीय अर्थान्वयन का सिद्धांत सार्वत्रिक लागू करने का सिद्धांत नहीं है, कि ये नहीं है कि दोनों ही शब्दों को वहां पर लागू कर दिया जाए। यहां पर एक पॉइंट और बोला है, यदि किसी विधान का संदर्भ इस सिद्धांत को लागू करने के विरुद्ध हो तो इसे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर कोई विधान ये कहती है यानी विधि ये कहती है कि सजातीय अर्थान्वयन का जो सिद्धांत है, यानी कि एक शब्द के दो अर्थ जब निकलते हैं या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसके विरुद्ध है तो उसे लागू नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से सुगंध को कौन टारगेट कर रहा था? महक। ठीक है, कागज को कौन टारगेट कर रहा था? कार्बन कागज। तो ऐसी स्थिति में इनको सजातीय शब्दों को लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई याची है, सपोज करो, वो कहे कि सर कागज और कार्बन तो एक ही है, इन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है कार्बन के ऊपर, कि सुगंध और महक तो एक ही अर्थ है, इन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है, तो वो न्यायालय इनको खारिज कर देगा और इन्हें बताएगा कि ये इसमें धूप बत्ती अगरबत्ती आती है, इसमें सुगंधित प्रोडक्ट अलग आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कागज को और इसे डिफाइन कर देगा न्यायालय। सजातीय अर्थान्वयन के सिद्धांत का आधार यह है कि यदि विधायिका का आशय यानी विधायिका जो विधि बनाती है, अगर उसका उद्देश्य साधारण शब्दों को असीमित अर्थ में प्रयोग करना होता तो विधायिका को विशिष्ट शब्दों को प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यहां पर जो अपवाद था उसको क्लियर करते हुए देखो, यहां पर जो अपवाद था अब उसको क्लियर किया जा रहा है कि अगर कोई छोटा ही शब्द सभी चीजों को डिफाइन करता तो न्यायालय बड़े शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता। अगर विधायिका ने कहीं पर जैसे निम्न कोटि का शब्द ही रखा, अगर वो चाहती तो इसके स्थान पर उच्च कोटि का शब्द रख देती। अगर न्यायालय ने उच्च कोटि का शब्द ही रखा है तो भाई ये सही है। अगर निम्न कोटि का काम करता तो विधायिका क्या है, निम्न कोटि का ही शब्द लेती। वो पहले ही अपने अनुसार वो देख चुकी है, अगर निम्न कोटि का शब्द काम कर रहा है तो वो निम्न कोटि का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर उन्हें इसके स्थान पर उच्च कोटि के शब्द की आवश्यकता होती तो वो उच्च कोटि का ही लगाते। अगर यहाँ पर उच्च कोटि का शब्द लिया है, ठीक है, निर्वचन किया है, तो वो पहले ही इसके स्थान पर निम्न कोटि का लगा देते, लेकिन आवश्यकता क्या थी? उच्च कोटि का। तो यहां पर क्या बोला है, यदि विधायिका का आशय यानी उद्देश्य साधारण शब्दों को असीमित करने का प्रयोग करना होता तो जो साधारण शब्द हैं, जो छोटे शब्द हैं, उनका अर्थ अगर सीमित करना होता तो विधायिका को विशिष्ट शब्दों के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती या नहीं थी। तो यहां पर बोला है कि भाई जहां पर एक निम्न कोटि के शब्द से ही कार्य चल रहा है, ठीक है, तो उच्च कोटि का शब्द नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसी आवश्यकता अगर विधायन को या विधायिका को रहती तो वो पहले ही लगा देती। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हरिशंकर में इस नियम के निम्नलिखित 5 आवश्यक तत्व प्रतिपादित किए। पहला है, निर्वाचित किए जाने वाले कानून में विनिर्दिष्ट का प्रगणन किया गया हो। अब यहां पर पहले ना इस लाइन को देखने से पहले, पॉइंट को देखने से पहले एक का अर्थ जानेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। विनिर्दिष्ट होता है किसी भी विधि को सटीक रूप से लागू करना, किसी विधि का जो शब्द है उसको सटीक रूप से लागू करना। यहां पर अब समझिए, निर्वाचित किए जाने वाले कानून में विनिर्दिष्ट का प्रगणन किया गया हो, मतलब जो शब्द है वहां पर जो विधि में उपयोग किया गया है वो एकदम सटीक बैठता हो। ठीक है, अगर कोई फेरबदल है तो उसे न्यायालय देखेगा, उसे न्यायालय एक्सप्लेन करेगा। प्रगणन का मतलब होता है किसी
किसी विधि को अंकित करना, वितरित मतलब वितरण के समय अंकित करना, वितरण का समय। जैसे हम एक एक कोई शब्द है, उसका जो अर्थ हम दो लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, शब्द को वितरित कर रही है। लेकिन विधि ने, विधायिका ने क्या करा, उसका जो है सटीक सटीक जो है क्या है, अर्थ दे दिया, उसको एक जगह क्या है, अंकित कर दिया। ये नहीं है कि उसने उसे फैलाव का शिकार बनाया, सटीक प्रगणन करते हुए उसे उसके अंकों में समाहित करा दिया। कौन से अंकों में? अब आप बात कहोगे सर ये अंक कहां से आ गए? भाई किसी अर्थ के दो अर्थ निकल रहे हैं या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो अर्थ को हम क्या कहेंगे, अंक। ठीक है भाई, इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो इसके क्या है, अंकों में इसको डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन प्रगणन क्या करता है, सही यानी सटीक अंकों में इसे क्या है, सीमित कर देता है। एक है अर्थ तो एक ही रहेगा, ठीक है, इसे ज्यादा प्रगणन यानी अंकों में नहीं बांटने देगा। और ये क्या है, विधायिका का अर्थ है। प्रगणन के विषय का एक वर्ग या कोटि बनाते हो, मतलब बिल्कुल सटीक अर्थ बताते हो, एक ही धारा में बहते हो। धारा में बहने का अर्थ क्या है, वो सही दिशा में यानी विधि के अनुकूल ही निर्णय देते हो और उसमें भटकाव का शिकार ना हो, मतलब जो अर्थ है वही अर्थ रहे। और इसके एग्जाम्पल मैंने काफी दे दिए हैं, सुगंध वाला, कागज वाला, और भी बता दिए हैं। तीसरा है, प्रगणन द्वारा वह वर्ग या कोटि समाप्त ना हो गई हो, मतलब जिसको विधायिका ने सटीकता से पालन करने के लिए लगाया है, जो विधि है हमारी उसका क्या है, खंडन ना हो। फोर्थ है, प्रगणित शब्दों के पश्चात सामान्य शब्द हो। जो प्रगणित अंक हैं, अंकों के अंदर जो हमने अर्थों को सटीकता से लिया है, सीमित किया है, उसका क्या है, पश्चात सामान्य शब्द हो, मतलब उसके जो शब्द हैं कैसे हो, सामान्य हो, उच्च कोटि के ना हो। ठीक है, अगर उच्च कोटि के ही हैं तो उसमें क्या है, सामान्य अर्थ ना हो, मतलब एक दूसरे का सहारा ना लेते हो, जबकि वो एक जैसे ही दिखाई देते हो। कैसे हो, सजाती। देखो मैंने यहां पर क्वेश्चन का नाम ही उसी प्रकार से रखा है और क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, सजाती। आगे कर चलते हैं, विपरीत विधायी आशय का कोई संकेत ना हो। ध्यान रखो, देखो पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। विपरीत यानी कि सटीक हो, अंक उसके सटीक सीमित हो, और विधायी आशय का कोई संकेत ना हो। ठीक है, और जो विधायिका का जो उद्देश्य है उसका कोई विपरीत संकेत न हो। आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या है, एक एग्जाम्पल देते हैं, लीलावती बनाम बंबई राज्य। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, आपको पेपर में क्या है, 5 पॉइंटों पे ज्यादा ध्यान देना है। वो 5 पॉइंट क्या है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करोगे, हेडिंग्स पे ध्यान रखोगे, केसेस पे ध्यान रखोगे, और अपना मैंने यह पॉइंट लिख ही दिया आपके, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, केसेस लिखोगे, हेडिंग्स का अच्छे से इस्तेमाल करोगे, और राइटिंग पे अच्छा ध्यान रखोगे। और कम लिखना, सटीक लिखना। ये नहीं है कि आप पेज भरने के चक्कर में, ज्यादा शब्द लिखने के चक्कर में रहो। दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर सटीकता चलती है। ठीक है, ग्रामर और आपका लॉ, इनमें आप ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते हो। एक एक शब्द, एक एक केस का जो है अर्थ बदल के रख देता है। आपने इधर से उधर एक भी शब्द किया तो केस का अर्थ ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर में जिस प्रकार से हम ग्रामर करते हैं, उसमें सेंटेंस में अगर एक आध शब्द या एक वर्ड भी ऊपर नीचे करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार लॉ में तो हमें क्या है, सटीकता रखनी है। हमारा जो केस है वो है आपका लीलावती बनाम बंबई राज्य। इसमें याची जो किसी परिसर के किराएदार की विधवा थी, घटना के समय उस परिसर में नहीं रहती थी। प्रार्थी ने बंबई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1948 की धारा 64 के अंतर्गत उस परिसर का अधिग्रहण किसी राज्य कर्मचारी के आवास के लिए कर लिया। याची ने इस अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती दी कि परिसर धारा के साथ जुड़े हुए इस स्पष्टीकरण के अनुसार खाली नहीं था। यहां पर कोई याची था, वो याची जो एक विधवा महिला थी, वो उस घर में रह रही थी।
लेकिन उस पर किसी और ने क्या है, कब्जा कर लिया। अब वो याचिका देने गई, वो किस प्रकार से, स्पष्टीकरण के अंतर्गत किसी स्थान को खाली तब माना जाएगा जब किराएदार का अपनी किराएदारी की समाप्ति, बेदखली अथवा समनुपदेशन पर अभियोग हो जाता है, अथवा परिसर में किसी अन्य प्रकार से उसके हित का अंतरण हो जाता है, अथवा अन्यथा। यहां पर जो विधवा महिला थी वो कह रही है कि उस घर में मैं रहती थी, लेकिन मैं किसी कार्य से बाहर गई हुई थी, लेकिन उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा वो तभी कर सकता है जब कोई किराएदार किसी सूचना के द्वारा, यानी कि मैं यहां पर अब रहना, जो या तो जो हमारा रेंट एग्रीमेंट होता है उसकी समाप्ति हो गई हो, या उसकी बेदखली मतलब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया हो, या उसको समाप्त कर दिया गया हो, अथवा समनुदेशन पर, यानी जो उनका एक समय सीमा थी वो उनका उसकी समाप्ति हो गई हो। कहने का मतलब है जब तक मैं अपनी इच्छा से उसको समाप्त ना करती हूं या उसकी समय सीमा समाप्त ना हुई हो तब तक कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और उसने वहां पर लिखा अथवा या अन्यथा, ठीक है, और पीछे लिख दिया अथवा या अन्यथा। याची के अनुसार अथवा अन्यथा शब्दों का इसके पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियों के साथ सजाती निर्वचन होना चाहिए। अब उसने यहां पर लिखा या तो अथवा या अन्यथा, क्या है, एक सजाती के रूप में होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस नियम को प्रस्तुत दृष्टांत में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अथवा और अन्यथा शब्दों की पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियां समान प्रकृति की नहीं होने के कारण, देखो अभिव्यक्ति का अर्थ मैं बता चुका हूं, भाव विचार, ठीक है, समान प्रकृति की न होने के कारण एक सुस्पष्ट कोटि में नहीं आती। अनियमितता में प्रयोग किए गए शब्दों को उनके प्राकृतिक अर्थ में पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति अथवा अन्यथा का आशय पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियों से सम्मिलित न होने वाली दशाओं में समावेशित करना है। यह निर्वचन विधान के उद्देश्य के अनुकूल भी है। यहां पर बोला है न्यायालय ने कि पहली बार जब आप किसी घर में किराएदार हो तो वहां पर रहना आपका अधिकार है। दूसरा, आप लंबे समय तक वहां से गायब हो, आपका कोई वहां पर किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं है, अथवा आप अगर वहां से जा रहे हो तो किसी को संकेत या सूचना देकर जाओगे कि मैं इतने समय के लिए वहां से जा रही हूं। जिस प्रकार से आपका किराए के घर में रहने का अधिकार है, उसी प्रकार से आपका यह अधिकार है जब आप वहां से लंबे समय के लिए जाओ तो किसी को बता के जाओ। दूसरा, अथवा में क्या है, अथवा जब आप कहीं बाहर जाओ तो आप किसी को बता कर जाओगी कि मैं लंबे समय तक बाहर रहने जा रही हूं या यहां पर नहीं आऊंगी। अन्यथा आपकी वो जो अधिकार है वो क्या है, छिन जाएंगे। देखो किस प्रकार से इसका अर्थ निकल रहा है, अथवा आपका जो अधिकार है वो है छिन जाएगा। भाई मालिक के घर में आप नहीं आओगे बहुत लंबे समय तक, तो मालिक क्या करेगा, आपके अधिकार को जो है छीन लेगा। भाई ना जाने आप कहां चले गए और क्या उम्मीद है आप आओ या ना भी आओ। तो इसका एक बारीकी देखो, जब आप कहीं बाहर जाओगे, ठीक है, तो आप क्या है बता के जाओगे, अन्यथा आपकी जो है जो अधिकार है उसको क्या है छीन लिया जाएगा। और याची ने इसी अधिकार पर बोला था कि मेरे घर को किसी और ने ले लिया है, तो न्यायालय ने बोला अथवा या अन्यथा। आपने दो पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी याचिका सही नहीं है और ना ही विधायन के उद्देश्यों को पूरा करती है। इसे क्या है, हम खारिज करते हैं। आगे चलते हैं। एक चीज और बता देता हूं, जैसा कि जब मैं आपका कोई भी केस आपका क्लियर करता हूं, कोई भी आपका केस है यानी कि कोई भी आपका वाद है, जब मैं आपको केसेस जो क्लियर करता हूं तो उसके बाद में एक अपवाद शब्द जो जरूर लगाता हूं, बोलता हूं। किसी भी केस को देखने से पहले, उसका निर्णय जानने से पहले हर किसी के अपवाद जरूर रहते हैं। हर किसी सेक्शन के, हर किसी पॉइंट के, हर केस के, प्रत्येक केस के कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवाद जरूर रहता है। तो कहीं किसी भी पॉइंट को, किसी भी केस को सर्वदा सत्य मत मान के बैठना। आगे चलते हैं। इसमें एक दूसरा केस है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी किया गया फल उत्पादन आदेश 1955 द्वारा फल की चाशनी या, यहां पर या करना है, इसे मैं को काट देना,
फल की चाशनी या फल का रस 25% बाध्यकर बना दिया गया। यानी कि जब आप कोई फल फल द्वारा, या यहां पर एक मिस्टेक और है, यहां पर फूल कीजिए, न्यायालय ने विधि बनाई, या तो कोई फल से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फूल से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वहां पे फल या फूल की जो रस है या चाशनी है, फल की चाशनी या फूल का जो रस होता है वो कितना है, 25% होना चाहिए। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि यह आदेश उनके उत्पादन रुअफ़ज़ा पर लागू नहीं होता, यद्यपि उसके अंदर फलों का रस भी है। इसका कारण यह है कि इस आदेश के खंड 2(5) में शरबत, पेराई, वल्ले, जौ का जल, पीपी में बंद फलों का रस अथवा परोसने के लिए तैयार पेय अथवा कोई अन्य पेय जिसमें फलों का रस या फूलों की या यहां पर फलों की लुगदी हो सम्मिलित है, अथवा अभिव्यक्ति कोई अन्य पेय जिसमें फलों का रस या फलों की लुगदी हो का अर्थ सजातीय होना चाहिए। इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करता हूं। यहां पर क्या था, जो रुअफ़ज़ा वाले थे, रुअफ़ज़ा, इसने अपील डाली कि सर एक विधि बनाई गई है, कौन सी, फल उत्पादन 1955, उसके अनुसार क्या बोला है, फल का अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका 25% चाशनी, और यदि फूल है तो उसका 25% रस उस प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है। या अगर उसकी कोई लुगदी है, लुगदी का भी 25% क्या है, भाग उसमें होना चाहिए। अब इसने क्या है, अगर लुगदी का प्रोडक्ट है तो 25%, फूल है तो उसका भी 25%, फल है तो उसका भी 25%, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने, अपीलार्थी ने क्या बोला कि सर जब मैं अपने रुअफ़ज़ा का प्रयोग बनाता हूं तो वहां पर फल और फूल दोनों का मैं रस डालता हूं, तो यहां पर फल और फूल दोनों का मिलाकर 25% होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, और मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। जबकि क्या बोला है कानून ने, अगर फल का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी 25%, और फूल का इस्तेमाल कर रहे हो, फूल के रस का, तो उसका 25% होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, अभिव्यक्ति कोई अन्य पेय जिसमें फलों का रस या फलों की लुगदी हो का अर्थ सजातीय होना चाहिए। तो यहां पर बोला है कि यहां पर आप यह कह सकते हो कि फलों का रस और फलों की लुगदी, ये तो आप चल सकता है, लेकिन फल और फूल तो भाई दोनों ही अलग है, ये एक सजातीय अर्थ में नहीं आता है, तो यहां पर आपको छूट नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। भाई फलों का रस और फलों की लुगदी ये तो एक है, लेकिन फल की चाशनी और फूल का रस ये एक नहीं है भाई, ये क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए आपको अगर इन दोनों का एक जगह इस्तेमाल करोगे तो 25% इसका डालोगे और 25% इसका डालोगे, टोटल मिला के तब 50% आप अपने प्रोडक्ट में डालोगे। दोबारा से समझो, न्यायालय ने बोला इसमें कि फलों की चाशनी और फलों की लुगदी होती है, जैसे हम जूस पीने जाते हैं मौसमी का, तो जूस निकल जाता है, जूस के साथ साथ जो उसका कचरा निकलता है उसको कहते हैं लुगदी। और लुगदी उसे भी कहते हैं जब, जैसे फल है, जैसे सपोज करो केला है, ठीक है, केले को हम खाते हैं, और केले का जो पेड़ है उसका जो छिक्कल है उससे भी क्या है, बहुत सारी दवाएं बनती हैं। यानी केले का भी प्रयोग किया जाए और केले के जो तना है उसका भी प्रयोग किया जाए किसी प्रोडक्ट को बनाने में। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको 25% तो केला यहाँ पे डालना चाहिए, और 25% जो केले का जो अलग भाग है, जैसे उसके जो
तने होते हैं वो डालना जाए, ये नहीं कह सकते हो। यहाँ पर इन दोनों का क्या है, 25% मिश्रण हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय कहता है फलों की चाशनी और फलों की लुगदी, अगर ये एक ही शब्द है, अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल बना रहे हो तो यहाँ पर आप 25% कर सकते हो। लेकिन फल और फूल ये क्या है, अलग अलग हैं, इनका आपको अलग अलग ही इसमें प्रयोग करना होगा, उनकी मात्रा अलग अलग डालनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को नामंजूर करते हुए निर्णय दिया कि यह सिद्धांत इस दृष्टांत में लागू नहीं होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति का मतलब है भाव विचार स्पष्ट होना। कोई अन्य पेय मतलब पीने का जो सामान होता है जिसमें फलों का रस या फूलों की लुगदी हो, के पूर्व प्रयोग के लिए शब्द किसी स्पष्ट कोटि में नहीं आते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि आदेश के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि सभी पेय जिनमें फलों का रस हो इसमें सम्मिलित हैं। देखो, पेयजल बना रहे हो तो आप या तो फलों का रस डालो 25%, कोई बात नहीं है। आप अगर उसमें फूलों का रस डाल रहे हो तो उसका अलग से 25% होना चाहिए। अगर आपकी लुगदी है, जैसे कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, फल की चाशनी भी डाल रहे हो और उसकी लुगदी भी डाल रहे हो, तो वो दूसरी बात है। देखो, एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, यानी कि फल और फूल अलग अलग हैं। अगर सपोज करो आप फूल का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो फूल का रस और फूल की क्या है, लुगदी। जिस प्रकार से ग्लूकंद होता है तो वहां पर क्या है, रस और लुगदी दोनों ही बनाई जाती हैं, तो वहां पर क्या है 25% आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि लुगदी अलग से 25% और ये अलग से, वो दूसरी बात है, आप कितनी मात्रा में उसे बनाना चाहते हो, लेकिन क्या है 25% आप कर सकते हो। इसी से संबंधित एक केस और है आपका, बंबई राज्य बनाम अली गुलशन, और फोर्थ है आपका जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम कजीरा ट्रेडर्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर 3 नहीं था तो आप इसे कर लेना 3 और 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। समझाने का पूरा प्रयास किया है, त्रुटि हो ही जाती है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है, तो जब हम बोलते हैं कंटिन्यू तो हो जाता है, उसको थोड़ा कोऑपरेट करना। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।